हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है हमारी क्षितिज पुस्तक का पाठ 8 नागार्जुन। आइए अब हम पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। सन 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन का कार्य किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। आइए अब हम पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं में प्रमुख युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने आदि प्रमुख हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में 2 कविताओं का उल्लेख कवि नागार्जुन ने किया है। नागार्जुन की पहली कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता के पश्चात, दुरूहता अर्थात नीरसता, वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीराना उजाड़पन और बदरंग आसमान, बदरंग का मतलब होता है फीका अर्थात बिना रंग का, जहाँ एक ओर समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। ये बताया गया है सारा किसमें, कल और आज कविता में। अब आते हैं उषा की लाली कविता के बारे में। उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप में मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा, जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है, से कभी दूर नहीं होना चाहता है। आइए अब हम पढ़ते हैं इनकी पहली कविता कल और आज। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर या प्रकृति को संबोधित करते हुए कहता है कि वर्षा ऋतु के आने से पहले किसान अपने खेतों के सूखने के कारण तुम्हें कोस रहे थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों के झुंड। गौरैया अर्थात चिड़ियों का समूह धूल में नहा रहा था। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। वर्षा ऋतु के आने के पूर्व धान के खेतों की मिट्टी पथरीली हो गई थी अर्थात पत्थर के समान कठोर हो गई थी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेढक। मेढक धरती के भीतर छिप गए थे और वर्षा ऋतु आने पर ही
मेंढक अपनी टर टर की आवाज़ के साथ बाहर निकल आए। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। वर्षा ऋतु के आने के पूर्व ग्रीष्म ऋतु में आकाश भी उदास और बिना रंग का फीका फीका दिखाई दे रहा था, किंतु वर्षा ऋतु आते ही सारा दृश्य बदल गया। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। वर्षा ऋतु के आने पर आसमान में बादलों के तंबू से बन गए हैं और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। वर्षा ऋतु के आने पर वर्षा रानी अपनी छम छम बरसती बूंदों की पायल बजाती हुई नृत्य कर रही है और आज चालू हो गई है झींगुरों की शहनाई ए विराम। झींगुरों की झंकार लगातार बिना रुके गूंज रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई संगीतकार शहनाई बजा रहा हो। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में वन भी उजड़े से लग रहे थे, लेकिन आज वर्षा ऋतु आने पर मोर बोल रहे हैं और बादलों के आकाश में छा जाने पर मोर नाच रहे हैं। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। ऐसा लगता है कि झुलसी हुई घास के अंदर जान आ गई है और घास फिर से हरी भरी हो गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीष्म ऋतु वर्षा के आने पर अपनी सेना को समेटकर चुपचाप चली गई है। आइए अब हम पढ़ते हैं इनकी दूसरी कविता उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अभी दिन का प्रकाश नहीं फैला, फिर भी हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों पर सुबह की लालिमा पड़ने लगी है, जिससे वे सुनहरे रंग की दिखाई देने लगी है। आगे बढ़ा शिशु रवि बदली छवि। कवि आगे कह रहा है कि जैसे ही छोटा सूर्य आकाश में आगे बढ़ा, प्रकृति का सारा दृश्य ही बदल गया और कवि बिना पलक झपकाए उस दृश्य को देखने लगा। डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा जाए ना बिखर। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि कवि डर रहा था कि ऐसा सुंदर दृश्य जो एक जादू के खेल की तरह लग रहा था वह कहीं गायब ना हो जाए। ज्यों ज्यों सूर्य आकाश में ऊंचा उठ रहा था वैसे वैसे सुबह की लालिमा कम होती जा रही थी। कवि चाह रहा था कि वह नज़ारा और देखने को मिले, शीघ्र बिखर ना जाए। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों पर सुबह की लालिमा पड़ने लगी है, जिससे वे सुनहरे रंग की दिखाई देने लगी है।